हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को धार दे रहे होंगे, जिससे कि आपके सपनों को साकारता मिलेगी। अब आज के टॉपिक को हम लोग देख रहे हैं, स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पॉलिटी में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी अनुच्छेद हैं, इनके कार्य, इनकी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, रिट जारी करने की शक्ति, जितने भी शक्तियाँ हैं इनका निर्वाचन कैसे होता है, जितने भी राष्ट्रपति से रिलेटेड चीज़ें हैं उन सभी को हम लोग देखेंगे। कौन राष्ट्रपति पहले थे, कितने राष्ट्रपति हैं, कौन न्यायमूर्ति होते हुए भी राष्ट्रपति बने, कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या होता है। तो इन सब चीज़ों को आज देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। उससे पहले एक चीज़ कि पॉलिटी को ध्यान से पढ़िए। आगामी 19 तारीख की एग्ज़ाम से पहले हम पूरी पॉलिटी के जितने महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे विथ क्वेश्चंस, ठीक है। और आप लोग इसको देखते रहिए, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार देखिए। अगर समय निकले तो पर डे देखिए। पर डे देखने से होगा क्या कि लास्ट टाइम में रिवीजन, लास्ट टाइम में हम सब चैप्टर का एक एक छोटा छोटा की नोट्स बना के देंगे। की नोट्स में होगा क्या कि की नोट्स से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जिस आर्टिकल से हो या कोई थियोरेटिकल हो, उस तरह का संशोधन हो, उस सब चीज़ों को हाईलाइट करके दिया जाएगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कोई तरह की परेशानी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। आज का टॉपिक है राष्ट्रपति। पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रपति होता है। आज हम लोग राष्ट्रपति को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? देश का प्रथम नागरिक। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति, ठीक है। 52 के अनुसार क्या है? एक राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या होगा? संघ की समस्त जितना संघ है, भारत संघ की आर्टिकल 52 देखिए क्या कहता है। आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके कार्यपालिका शक्ति 53 में किया गया है। इस शक्ति का प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के तहत करेगा। जो इसकी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति है उसको वो खुद से करेगा या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के थ्रू करेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है, निर्वाचन जो होता है, एक निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है, निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदस्य, ठीक है, कौन कौन होते हैं संसद में? तो राज्यसभा, लोकसभा के निर्वाचित, क्या है इसको ध्यान में रखिएगा कि ये निर्वाचित है, ठीक है, निर्वाचित सदस्य होंगे। और कौन होंगे? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, ये शामिल होंगे। जहाँ पर देखिए इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, ठीक है। जब हम इसके महाभियोग की चर्चा करेंगे तो उसमें मनोनीत सदस्य भाग लेंगे अथवा नहीं लेंगे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले रहे हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, ठीक है। 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ठीक है, 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत क्या कहा गया? दिल्ली पांडुचेरी। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कौन से अधिनियम के तहत
दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं और ये आगे भी आने की संभावना बनी है। ठीक है, हाल ही में अभी राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड जो भी बातें हैं उनको ध्यान में रख लीजिएगा। अभी खास करके लोकसभा इलेक्शन, उसमें कौन स्पीकर हुए, कैसे कौन कौन प्रोटेम स्पीकर बने, ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। और कौन सी यह लोकसभा है, ठीक है, कौन से नंबर की यह लोकसभा है, तो कौन सी नंबर की है, चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। 18th नंबर की लोकसभा है ये। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि ओम बिरला, ठीक है, ओम बिरला को फिर से क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया, लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया है। प्रोटेम स्पीकर को कौन थे, तो एक महताब थे, महताब, नाम क्या है, भर्तृहरि महताब, ये थे हमारे प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, 18वीं लोकसभा के। इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्योंकि आने वाले परीक्षा बहुत नज़दीक है, तो हो सकता है करंट से रिलेटेड टॉपिक में ये चीज़ें पूछी जा सकती है। चलिए हम वापस आते हैं निर्वाचन राष्ट्रपति पे। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल अभी नहीं किया गया है। हालांकि जम्मू और कश्मीर के रूप में उनकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचन मंडल में शामिल थे। ठीक है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर और के रूप में विधानसभा निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन मंडल शामिल था। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य एवं कौन सा सदस्य है, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे। भाग लेने वाले से ज़्यादा जरूरी ये है कि कौन कौन उस निर्वाचन मंडल में भाग नहीं ले रहा है, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि क्वेश्चन जब भी बनता है तो उसमें भाग लेने वाले की संख्या कम कर दी जाती है और भाग नहीं लेने वाले को घुसा दिया जाता है। तो इसमें दो ही बातें हैं, दो आदमी जो है संसद की लोकसभा में और जितने मनोनीत सदस्य हैं और विधान परिषद के सदस्य हैं, वो बिल्कुल भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अनुच्छेद 55(3) के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव, इसको इम्पोर्टेंट कर दीजिए। ठीक है, जिस तरह से एग्ज़ाम का पैटर्न बढ़ रहा है उसके हिसाब से अपने पढ़ाई को भी आप बढ़ाइए। और नेक्स्ट में देखिए कि 55 के कौन सा, तो 55 के 3 यानी 55(3) के अनुसार क्या कह रहा है, राष्ट्रपति का चुनाव जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत एवं गुप्त मतदान के थ्रू किया जाता है। ठीक है, एकल संक्रमणीय ये रहा। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवाद की जांच का फैसला कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय करेगा। थोड़ा सा राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में हम लोग और जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। तो इसका जो, जैसे कि चार आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, हम 4 आदमी को खड़ा करते हैं राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझिएगा, 4 आदमी है, एक ये है, एक मिनट रुकिए, इसको हटा देते हैं। ठीक है, मान लिया जाए कि एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, चौथा डी है। चौथा कौन सा है, डी है। चौथा को हम डी मान लेते हैं। ठीक है, चौथे को हम क्या मान लिए, डी। ठीक है, अब इसमें अगर कोई मत देने जाएगा, ठीक है, तो कोई मान लिया जाए कि कोई आदमी है, जैसे आप गए, ठीक है, यू लिख देते हैं आपको, यू, आप गए मतदान करने किसमें, राष्ट्रपति के चुनाव में। तो राष्ट्रपति के चुनाव में आपको चारों को वोट देना है। किसको देना है, इन चारों को वोट देना है। इन चारों के वोट का
देंगे, आपको सोचिएगा कि ये कैसे देंगे हम चारों को वोट। तो सबसे पहला काम, इसको आप नंबरिंग के हिसाब से, इसको अगर 1 नंबर पे दिए, ठीक है, मान लिया जाए 1 नंबर पे आप ए वाले को रखें, ठीक है, दूसरा वाले को 2 नंबर पे आप सी को रखते हैं, ठीक है, और तीसरे डी को रखते हैं 3 नंबर पे, और 4 नंबर पे बी को रखते हैं, ठीक है, 4 नंबर पे बी को रखें। अब कोई अनदर आदमी आता है, अदर आदमी आता है, वो वोट देता है, तो एक को रखता है वो 3 नंबर पे, ठीक है, अब बी को रखता है वो 1 नंबर पे, सी को रखता है 4 नंबर पे, और डी को रखता है 2 नंबर पे, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई भी, तो इस तरह से जब मतदान की गणना की जाएगी तो इसमें देखा जाएगा कि पहला नंबर कितना आदमी पहले नंबर पे किसी ए को रखा है या बी को रखा है या सी को, जिसका वरीयता क्रम सबसे पहला होगा वही राष्ट्रपति के चुनाव को जीतता है, ठीक है। ये हो गया राष्ट्रपति के चुनाव का प्रणाली, इसको हम लोग देख लिए। अब देखते हैं क्या है आगे। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि वरीयता क्रम क्या होती है। इसमें वोट सभी को देना है, बस आपको प्रेफरेंस रखना है कि पहले नंबर पे हम किसको रख रहे हैं, दूसरे पे किसको, तीसरे पे किसको, ठीक है। उसी अनुसार से उसके हार और जीत का फैसला होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है क्या कि राष्ट्रपति के चुनाव, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव देख रहे थे हम लोग, किस आधार पे होता है, अंतिम फैसला किसका होगा, राष्ट्रपति के चुनाव में अंतिम फैसला उच्चतम न्यायालय का होगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का होगा। किसका होगा, सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम होगा जितना विवाद होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है, ठीक है, यानी कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण रहने की स्थिति में भी राष्ट्रपति के चुनाव कराया जा सकता है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने की आहर्ताएं दी गई है, मतलब क्या क्या योग्यताएं हैं। तो आगे योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए भारत के राष्ट्रपति के लिए, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखती हो, ठीक है, मतलब रखता है। राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवारों में से कम 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होने चाहिए। आप ऐसे ही कोई आदमी जाके क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए नामांकन नहीं डाल सकता है। जैसे कि संसद में जगह किसी भी कोई भी डाल दिया, वार्ड सदस्य में खड़ा हो गया कोई भी, कि जाके वार्ड सदस्य में खड़ा हो जाते हैं, ऐसा राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं होता है। इसमें 50 गो क्या चाहिए, प्रस्तावक, यानी 50 आदमी जो है इस पर साइन किया हुआ एक लेटर बनेगा, वो जाके जमा होगा, और 50 अनुमोदक, यानी कि कुल मिला करके 100 आदमी चाहिए आपको पार्लियामेंट से, जो कि आपको ये संबोधित करे कि हाँ इसको हम क्या कर रहे हैं, राष्ट्रपति के लिए नामांकित कर रहे हैं, तब आपके राष्ट्रपति का नामांकन होगा। उसके बाद देखिए इसकी जमानत राशि रखी गई है 15,000 रुपये। इसकी जमानत राशि 15,000 रुपये जमा करना होगा। यदि चुनाव के दौरान वैध मत का अगर 1/6 मत प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है, तो उसकी जमानत राशि क्या कर दी जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। ये पैसा जमा कहाँ होगा, आरबीआई में। ये पैसा कहाँ जमा होता है, आरबीआई में जमा होगा, ठीक है, आरबीआई में जमा होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर ये पैसा जमा होगा, और किसी स्थिति में अगर ये नहीं कर पाए, तो 1/6 मत हासिल नहीं कर पाए, तो इनकी जमानत क्या हो जाएगा, जब्त हो जाएगा, ठीक है, 1/6। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदवी, ठीक है, पदावधि पद ग्रहण करने की तारीख से कितना वर्ष तक, 5 वर्ष तक। जिस तारीख से वह पद ग्रहण किया है उस तारीख से 5 वर्ष तक वह राष्ट्रपति के पद पे बना रहे। हालांकि अगर उनका उत्तराधिकारी नहीं आएगा जब तक, तब तक वह उस पद पर बना रहेगा। इसके लिए भी एक समय सीमा तय किया गया है, उसका समय सीमा है कितना, 6 माह। 6 माह की अवधि के अंदर में हर हाल में क्या करना है, हर हाल में चुनाव करा लेना है। किसका, तो राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का चुनाव जो है
हर हाल में हो जाना चाहिए 6 महीना के अंदर में। ठीक है, कोई भी स्थिति हो आपको चुनाव करा लेना है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देगा। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। अनुच्छेद 56(2) के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति का पुनर्निर्वाचन की पात्रता निर्धारित की गई है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से तात्पर्य 1971 की जनगणना द्वारा निर्धारित की गई जो सीमा है वो है। ठीक है, संख्या से जो है बनते हैं वो है। 84वें संविधान संशोधन 2001 से द्वारा इसे 2026 तक। ठीक है, 2084वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा इस जनसंख्या को 2026 तक क्या किया गया है, स्थिर कर दिया गया है। और 2026 के पश्चात पहली जनगणना जब होगी तो उसके आंकड़ों के अनुसार एक नया आंकड़ा प्रकाशित और निर्धारित किया जाएगा, परिसमन किया जाएगा क्षेत्रों का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 59(1). ठीक है, 59(1)(1) के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान सदन का कोई राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसके उस पद में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण तारीख करने से रिक्त कर दिया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यदि राष्ट्रपति किसी विधानमंडल या फिर किसी सदन का, ठीक है, चाहे राज्यसभा हो लोकसभा हो, किसी सदन का व्यक्ति है, सदस्य है, तो जिस तारीख से वह राष्ट्रपति के पद को धारण करेगा उस तारीख से उस सभा में उसकी पद की रिक्ति मानी जाएगी। ठीक है, वह पद खाली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है कि समझा जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रज्ञान का प्रारूप वर्णित है। राष्ट्रपति कैसे शपथ लेगा इसका ज्ञान 60 में है। उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति के भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का जो सर्वश्रेष्ठ मतलब ज्येष्ठ यानी सबसे उम्रदराज या वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वही उसको शपथ दिलाएगा। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह है। राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल और केवल संविधान के अतिक्रमण पर ही लगाया जा सकता है। दूसरा देखिए, 61 में कहा गया है महाभियोग क्या है? इम्पीचमेंट की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ये अक्सर क्वेश्चन में आता है कि महाभियोग किस आर्टिकल के तहत आता है, तो आर्टिकल हो जाएगा 61 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 61(2) में क्या कहा गया है? महाभियोग का आरोप तब तक नहीं लगाया जा सकता है जब तक कि महाभियोग का आरोप कब तक नहीं लगाया जा सकता है, जब तक कि ऐसा आरोप लगाने का प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन ऐसी लिखित सूचना दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि आज आप बैठे विचार किए और राष्ट्रपति पे क्या कर देंगे, कल हम महाभियोग लगा देंगे, ऐसा संभव नहीं है। आप आज विचार कीजिए, कल जाके पूरे सदन में बात कीजिए और उसी दिन हो सके तो 14 दिन, यानी कि उसी दिन अगर आप दे दिए कि आप पे महाभियोग चलाया जाएगा, आपने इस विधि के अनुसार यहाँ पर अतिक्रमण किया है, संविधान का उल्लंघन किया है, इस आधार पे आप पे महाभियोग चलाया जा रहा है, इसकी सूचना पूर्व में 14 दिन पहले राष्ट्रपति को देना होता है, जिससे कि बाद ही जो ये महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण रूप से चलेगी। अब देखिए महाभियोग के बारे में और क्या है। ठीक है,
महाभियोग के बारे में क्या कहता है। इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्यों में कम से कम कितना होना चाहिए, 1/4 सदस्य, कम से कम 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग करेंगे, तथा उस सदन के कुल सदस्य संख्या में कम से कम 2/3 बहुमत, कितना बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत से संकल्प पारित होना चाहिए। अगर आप संकल्प किए हैं कि राष्ट्रपति को हटाएं तो आपको 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए और कम से कम 2/3 बहुमत से क्या होना चाहिए, संकल्प पारित होना चाहिए, यानी कि ऑर्डर पारित होना चाहिए। 62 में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति पद की रिक्ति, राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद हटाए जाने के कारण हुई जो पद की रिक्ति भरने के लिए आपको यथाशीघ्र, ठीक है, यथाशीघ्र निर्वाचन की तारीख किसी भी दशा में 6 महीना बीतने से पहले किया जाना। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं पहले। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति संभालेगा, ठीक है। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तब कौन संभालेगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उसके न रहने पर भी अगर उच्चतम मान लिया जाए कि राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, पद खाली होने पे किसका प्रावधान है, उपराष्ट्रपति आके पद संभालेगा। अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहा तो कौन संभालेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संभालेगा। अगर वो भी नहीं रहे तो कौन संभालेगा, तो उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वही इस पद को संभालेगा, ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में संभालेगा, ठीक है। अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। 77 के अनुसार भारत का जितना भी कार्यपालिका काम है वह किसके नाम से किया जाएगा, राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। 78 के अनुसार राष्ट्रपति को जानकारी दिया जाएगा, ठीक है। 78 के अनुसार राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि उनको किसी भी विषय में जानकारी उपलब्ध कराए। अनुच्छेद 86 में संसद के सदनों में अभिभाषण, ठीक है, अनुच्छेद 86 में संसद के सदनों में अभिभाषण और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार वर्णित है, ठीक है। अनुच्छेद 87 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष सत्र के आरंभ में एक समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करता है। यानी कि बजट सत्र हो या साल का पहला सत्र चल रहा हो बजट सत्र, उसमें राष्ट्रपति क्या देगा, अपना अभिभाषण जरूर देगा, ठीक है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान किसमें है, 108 में है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि संयुक्त बैठक का प्रावधान किसमें है, तो अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 111 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक अथवा विधेयक को पुनर्विचार हेतु संसद को लौटा सकेगा, ठीक है। 3 काम अगर प्रावधान किया गया है 111 में कि राष्ट्रपति जो है संसद द्वारा पारित विधेयक को क्या कर सकता है, अपनी स्वीकृति दे सकता है या अपनी स्वीकृति को क्या कर सकता है, रोक सकता है, अथवा क्या कर सकता है, विधेयक को फिर से वापस लौटा सकता है, ठीक है। लेकिन किस विधेयक को नहीं रोका जा सकता है, तो धन विधेयक को। धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति का शक्ति शून्य हो जाता है, तो उस स्थिति में वह क्या करेगा, धन विधेयक को नहीं रोक सकेगा। इसके पीछे एक कारण है क्या, कि धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति प्रदान होती है, इसीलिए उसे न तो लोकसभा में सिर्फ पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। तो राज्यसभा अधिकतम उसको 14 दिन तक रख सकता है
लोकसभा में उसको पुनः वापस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जानकारी जो था वो भी मिल गया। प्रावधान किया गया है कि स्वीकृति देगा तो धन विधेयक के अलावा। ठीक है, यदि विधेयक दोनों सदनों द्वारा संशोधित रहित या बिना फिर से पारित कर दिया जाए, यदि सब लौटाए, जो विधेयक को लौटा दिया राष्ट्रपति को पुनर्विचार करके हमको दीजिए, यदि उसमें संशोधन करे या जैसा है वैसा का वैसा लौटा दे, तो राष्ट्रपति के लिए यह क्या है, बाध्यकारी है कि उस पर अपना स्वीकृति देना ही पड़ेगा। ठीक है, राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति रोक नहीं सकेगा। राष्ट्रपति के पास बस एक ही ऑप्शन बचता है कि आप जो है क्या करें कि उसको साथ में एक बार में ही क्या कर दें, विधेयक को रोक ले, अपने पास रख ले। अगर आपने लौटा दिया और संसद उसे फिर से भेज दिया पारित करके, तो आपको साइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता है। धन विधेयक में कोई विचार नहीं हो सकता है, धन विधेयक राष्ट्रपति को पास करना है। वस्तुतः धन विधेयक संसद में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। आ गया, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही विधेयक कोई कानून बनेगा। कोई विधेयक पास हो गया दोनों सदन से, तो वो कब कानून बनेगा, जब तक उस पर राष्ट्रपति साइन नहीं करे तब तक वह कानून नहीं बनेगा। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति क्या करेगा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति का जो क्षमादान का शक्ति है वो 72 में है और 123 में अध्यादेश जारी करने के। दो आर्टिकल ये बहुत महत्वपूर्ण है, इन दोनों को रट लीजिए। यानी कि 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति और आर्टिकल 72 राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। ठीक है, और राष्ट्रपति के एक और है 43, राष्ट्रपति क्या करेगा, उच्च न्यायालय से क्या कर सकता है, परामर्श ले सकता है। क्या कर सकता है, परामर्श ले सकता है किसी भी विषय पर। ठीक है, ये तीनों को आप ध्यान से रखिए और रट लीजिए। अनुच्छेद 52 के तहत भारत का राष्ट्रपति 3 सेना, कौन कौन, भारतीय जल, थल और वायु। ठीक है, थल सेना, वायु सेना, नौसेना का प्रधान सेनापति होता है, सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व करता है, राष्ट्र का, परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। राष्ट्र का नेतृत्व कौन करता है, तो राष्ट्र का नेतृत्व कौन करेगा, कोई व्यक्ति ऐसा है बचा हुआ, कोई व्यक्ति ऐसा बचा हुआ, एक व्यक्ति है, देखिए कौन है, प्रधान मंत्री, ये नेतृत्व करते हैं। ठीक है, और एक शक्ति है राष्ट्रपति के मामले में, थोड़ा सा उसको भी देख लीजिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पावर है राष्ट्रपति का। वो क्या है, वो ये है कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। यहाँ तक हमने नोट्स को पढ़ा। अब यहाँ पे दिया गया है कि राष्ट्रपति, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन डायरेक्ट दिया जाता है कि पहला राष्ट्रपति कौन थे, कौन कितनी बार राष्ट्रपति बने। इसमें कुछ राष्ट्रपति को टिक करते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, एक को याद रखिएगा, इसको न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, ये न्यायमूर्ति के पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। फखरुद्दीन आलम, फखरुद्दीन तैयब, ठीक है, नीलम संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है, उसके बाद जाकिर हुसैन, ठीक, और गिरी, वीवी गिरी। ठीक है, ये 4-5 जो है, इनसे एक राजेंद्र प्रसाद को भी रख लीजिए। खैर इनके बारे में सब कोई जानते हैं, इनको बताने का ज़रूरत नहीं है। इतने राष्ट्रपति जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है।
अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, यहाँ पर जितने राष्ट्रपति को टिक किया गया है वे सभी इम्पोर्टेंट हैं। इसका कार्यकाल, ठीक है, इसका कार्यकाल याद रखिएगा और कितने बार बने हैं ये भी याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ तक का है, इन सब को देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत इजी लगेगा। जब ये चीज़ें समझ गए आप ना तो आपको क्वेश्चन हलवा लगेगा और टक टक टिक करते चलिएगा। मैं क्वेश्चन कराने के दरमियान में उन सभी बातों को इग्नोर करूँगा जो मैंने पहले बोल दिया है। जो चीज़ें नया लगेगा, जिसमें दिक्कत आएगी, उन चीज़ों को मैं डिस्कस करते हुए आगे निकलूँगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर पहला है, ठीक है, निम्न में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कथन कारण है, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश ताज से भिन्न है। कैसे भिन्न है? तो ब्रिटिश ताज का मतलब क्या हो जाता है? ब्रिटिश ताज में कौन लोग रहते हैं? ब्रिटिश ताज का जो पद है वंशानुगत है। क्या है? वंशानुगत है। वो वंशानुगत हो जाता है ब्रिटिश ताज का। ठीक है, वंशानुगत है। ठीक है, अब दूसरा देखिए क्या है, हटा देते हैं वंशानुगत, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट को क्या है, भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। क्या यह संभव है? भारत का राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति से राष्ट्रपति के पद के जैसा उसका पद है। पहला गलत है, दूसरा सही है। पहला गलत है और दूसरा क्या है? सही है। उल्टा बोल दिए, उल्टा बोल। पहला सही है और दूसरा गलत है। राष्ट्रपति अमेरिका में क्या है? राष्ट्रपति जो है अमेरिका में राष्ट्रपति क्या है? सारा चीज़ का प्रधान है। वास्तविक शक्ति सब राष्ट्रपति के पास है। और इसमें हम बताएं ही कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और यहाँ पर ब्रिटिश में क्या होता है? इसका वंशानुगत होता है। ठीक है, तो अतः कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए सही है, आर गलत है। ठीक है, ए सही है और आर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघ कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति की शक्ति की कोई सीमा नहीं होती है, नहीं, गलत है। राष्ट्रपति की शक्तियों का भी सीमा है। ठीक है, कोई सीमा नहीं। इसका राष्ट्रपति का जो है यह क्या है? मुखिया होता है। तथा क्या है? आर, ए सही है, आर गलत है। ठीक है, ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं किसके द्वारा? मंत्रिमंडल के द्वारा। अपने शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा करते हैं? मंत्रिमंडल के द्वारा। सॉरी वही मंत्रिमंडल अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। एक ही है, लेकिन ऑप्शन में अगर सीधा सीधा लिखा हुआ है तो हम उसको टिक करेंगे, इसको नहीं। ठीक है, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, भारत के संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों 53 में यह कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कार्यपालिका हेड कौन है? अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रपति हैं। भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की क्या है? केंद्र की
कार्यपालक शक्ति किस में है? राष्ट्रपति में, राष्ट्रपति में है। ठीक है, केवल ऑप्शन एक, ऑप्शन एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? अभी देखें 53 में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 53। ठीक है, भारतीय संविधान के समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में। किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, भारतीय संविधान में केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किस में निहित किया गया है? भारत के राष्ट्रपति में। ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति में। स्टेटमेंट आ गया। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है। एक्सक्लूसिव अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रपति ही है। ठीक है, ये कथन सही है। दूसरा कथन देखिए क्या कह रहा है, भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ये भी क्या है? सही है, बिल्कुल सही है। ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, दोनों सही हैं। तो इसमें देखेंगे कि क्या है। ऑप्शन नंबर ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन क्या कर रहा है? ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो कैसे कर रहा है देखिए आप ही, पहले कारण को पढ़ लीजिए, उसके बाद कथन को पढ़ लीजिए, दोनों का अंतर समझ में आ जाएगा और डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो कथन कारण कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, इसीलिए संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। दोनों को पढ़िए, ऑटोमेटिकली मेल खा जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। देखिए पढ़िए इसको। कारण देखिए, भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है क्योंकि संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, इसीलिए क्या है? वह प्रमुख है। ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत में निहित है। सही है। व्यवसाय चलाने से संबंधित है। क्या यह सही है? सरकार का व्यवसाय चलाती है, सरकार का ये व्यवसाय चलाती है। हाँ, चलाती है क्या? बिल्कुल चलाती है। सरकार का जितना कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। देखिए पढ़िए एक बार आप ही खुद से कि कार्यपालिका शक्ति सरकार के कार्यपालिका शक्ति क्या है? सरकार के व्यवसाय चलाने के लिए, व्यवसाय चलाने से संबंधित है, क्योंकि ये मैच नहीं खा रहा है, तो इसीलिए इसकी व्याख्या सही नहीं है। अतः ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है। बिल्कुल सही है। भारत का प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्ति विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र नहीं हो सकता है। ठीक है, ए सही है, आर गलत हो जाएगा। ठीक है, ए सही है, आर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र के नेतृत्व नहीं करता। यह
उक्त निम्न में से किस पर लागू होती है? राष्ट्रपति पे लागू होती है। राष्ट्रपति का मुख्य प्रमुख है लेकिन उसका नेतृत्व नहीं करता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? कैसा होता है? प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा सदस्य या राज्यसभा सदस्य? अप्रत्यक्ष रूप से। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। स्टेटमेंट को पढ़िए। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। कारण क्या बता रहा है? ये तो कथन हो गया। क्या भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष चुनाव से चुना जाता है? कारण क्या बता रहा है कि एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है। तो कथन और कारण दोनों तो सही लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन स्पष्टीकरण सही है, दोनों सही है। एक बार कारण को पढ़िए फिर कथन को पढ़िए। एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है, ठीक है। इसीलिए भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। कि अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया आदमी वो होता है जो कि सीधे जनता द्वारा नहीं चुना गया है, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा उसको चुना गया हो। तो हम लोग संसद और किसको चुनते हैं? संसद और विधायक को चुनते हैं ना। तो वो लोग किसको वोट देंगे? राष्ट्रपति को वोट देंगे। तो हम तो डायरेक्ट भाग नहीं लिया तो संसद और विधायक लिया। तो इसीलिए यह चुनाव कैसा हो जाएगा? अप्रत्यक्ष चुनाव हो जाएगा। अप्रत्यक्ष चुनाव समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? इसमें देखिए दो बातें सामने आ रही है। एक तो प्रत्यक्ष नहीं होता है, ये गलत है। खुला बैठक वाला भी नहीं होता है। एकल हस्तांतरीय एकल मत द्वारा भी होता है, अनुपातिक प्रणाली के द्वारा भी होता है। ये दोनों आंसर है, ठीक है। ये दोनों को मिला के एक कर दे या फिर नीचे ऑप्शन दे दे इनमें से एक से अधिक, ठीक है। दोनों ऑप्शन दिया है तो ये क्वेश्चन इरेलीवेंट होगा, बी और सी। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, कौन होते हैं निर्वाचन मंडल के सदस्य? हम आपको बताते हैं, आंसर आप लोग टिक करिएगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं शामिल। राज्य विधानमंडल के दोनों सदन नहीं, सिर्फ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य उसमें भाग लेते हैं, ठीक है। दिल्ली पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोग आंसर बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोग क्या बताइए? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल है? तो सेम क्वेश्चन आ गया है, इसको भी आप लोग बताइए, ठीक है। छोड़िए, इसको उतना बताने के लिए कहेंगे तो आप लोग बाद में कमेंट में क्या क्या तरह के गुल खिलाएंगे भगवान जाने। इसीलिए संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं? नहीं होते हैं। दोनों सदन के सदस्य में सब हो जाएंगे, ठीक है। संसद के दोनों सदनों के और विधानसभा के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। सबसे रेलेवेंट ऑप्शन सी लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी टिक कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70वें संविधान संशोधन, बोले थे कि इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आज नहीं तो कल पूछा जाएगा। देखिए पूछ लिया। 70वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव जिन्हें 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया, वो कौन सा है? दिल्ली और पांडिचेरी। दिल्ली और कौन सा है? पांडिचेरी, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में शामिल नहीं होते हैं? कौन सा शामिल नहीं होता है? सीधे जो कि विधान परिषद जहाँ होगा वो शामिल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखिए निर्वाचक गण के सदस्य होते हैं, नीचे कूट में से पता करिए
तो चलिए कूट में से पता करते हैं, आंसर आप लोग टिक करिएगा। संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य, नहीं सभी नहीं, निर्वाचित होंगे सिर्फ। राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है। संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है। देखिए चौथा ऑप्शन सही है, ये बताइए हमको। दो हम बता दिए, चौथा ऑप्शन आप बताइए हमको, क्या यह चौथा ऑप्शन सही है या गलत है? चौथा ऑप्शन सही है या गलत है, ये बताइए। चौथा ऑप्शन सही है या गलत, ये आप लोग बताइए। आपके ऊपर छोड़ दें, चलिए आपके ऊपर छोड़ देते हैं इसको। दो क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के लिए है। इसके बारे में थोड़ा पता करिए और कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी। पीपीएससी का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल के सदस्य कौन होते हैं? डायरेक्ट आंसर टिक कर दें, डायरेक्ट आंसर। चलिए आपसे डायरेक्ट आंसर टिक करते जाते हैं, 1 2 3। ठीक है, विधान परिषद जहाँ लगा हुआ है उसको क्या कर देना है? कट कर देना। ऑप्शन नंबर सी पे हम लोग सीधे टिक करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं किनके द्वारा? किनके द्वारा राष्ट्रपति किनके द्वारा चुने जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या? डी। क्या है ऑप्शन नंबर डी? तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, इतना बार ये चीज़ आता है कि क्वेश्चन याद हो जाएगा, रटा जाएगा। क्वेश्चन देखने के साथ ही टिक करके आइएगा, लेकिन हड़बड़ी में नहीं, थोड़ा पढ़िएगा, समझिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में कुछ कुछ बारीकियां छोड़ा जाता है। भारत का राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? देखिए, संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। सबसे उपयुक्त यही लग रहा है, आंसर होना चाहिए 25 का डी, अगर आंसर किया जाए तो। लेकिन इसमें केवल इस एक शब्द लगाना है, निर्वाचित। अगर इसमें जोड़ दिया जाए कि केवल निर्वाचित, निर्वाचित जोड़ दिया जाए तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिलहाल इसको पेंडिंग किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? डायरेक्ट आंसर पे चलेंगे हम लोग, सीधा आंसर पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी, सीधा आंसर पे ऑप्शन नंबर डी कि निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकता है। नोट्स में भी पढ़े थे, हाईलाइट भी हमने किया था। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। कम से कम कितना कितना बताए थे? 50 + 50। प्रस्तावक, अनुमोदक। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, तभी क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति का नामांकन किया जा सकता है उम्मीदवारी के लिए। ठीक है, ये देखिए राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में दिया गया है। थोड़ा छोटा करते हैं और आप लोग अच्छे से देखिए, 2 ऑप्शन है। तो विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों का मत का मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या यह सूत्र सही है? इसमें एक गलती है। ठीक है, ये गलती है। ठीक है, ये सही है कि राज्य की जनसंख्या यहाँ पर 100 नहीं 1000 होगा,
तब यह सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, राज्य की जनसंख्या राज्य की विधानसभा बटा राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुना 1000, ये हो जाएगा एक विधानसभा के एमएलए का वोट। दूसरा देखिए, संसद के वोट का गणना करना हो तो सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के कुल मतों का मान बटा निर्वाचित सांसदों के सदस्यों की कुल संख्या, बात खत्म। ये सही है, दूसरा सही है, और क्या है, केवल तीसरा है, आखिरी चुनाव में 5000 मत थे। ये क्वेश्चन जो है ना 2003 आईएएस का है, इसमें पूछा गया था। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, केवल 2 सही है, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, दूसरा देखिए, लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट मूल्य से अधिक होता है, नहीं। कैसे अधिक हो जाएगा, अभी हम लोग सूत्र निकाल के देखे थे, अधिक कैसे हो जाएगा, तो केवल ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए या बी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया गया है, इसको थोड़ा सा और छोटा कर दिए। अब सारा स्टेटमेंट आ गया, हाँ आ गया, तो इसको पढ़ते हैं। संसद के दोनों में से किसी भी सदन या राज्य विधानसभाओं में नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाने के लिए आहर हैं। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन किसी का नहीं हो सकता, आईएएस का है, और लेटेस्ट तो पिछले साल का क्वेश्चन है, सोच लीजिए, पिछले साल का क्वेश्चन है, ये आईएएस का क्वेश्चन है। निर्वाचक विधानसभा सीटें जितनी अधिक होती है, उस राज्य में प्रत्येक एमएलए के वोटों का मान उतना ही अधिक होता है। सीट जितना अधिक होगा उतना राज्य के प्रत्येक एमएलए का वोट अधिक होगा कि कम होते जाएगा। मध्य प्रदेश में प्रत्येक एमएलए के वोट का मान केरल के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान से अधिक है, नहीं। मध्य प्रदेश का कितना है, इसमें देख लीजिए, लोकसभा सदस्य एमएलए है, राज्यसभा सदस्य, ये के विधानसभा सदस्य देख लीजिए दोनों का, और उसके बाद देख लीजिए पांडुचेरी के प्रत्येक एमएलए का वोट का मान अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पांडुचेरी की कुल जनसंख्या का निर्वाचित सीटों की कुल संख्या का अनुपात अधिक है, नहीं, ऐसा नहीं है, केवल एक ही सही है। वो कौन सा कथन सही है, वो कौन सा कथन सही है, वो कौन सा कथन सही है, कथन नंबर 4, पांडुचेरी के प्रत्येक, देखिए क्या कह रहा है, पांडुचेरी के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान 16 है। चलिए इसके डिस्क्रिप्शन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ देखिए, क्वेश्चन आपने देख लिया, यहाँ से शुरू करते हैं। पांडुचेरी के प्रत्येक एमएलए का वोट का मान कितना है, 16 है, जबकि अरुणाचल प्रदेश के एमएलए का वोट का मान 8 है। पांडुचेरी के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान अरुणाचल प्रदेश के वोट के मान से अधिक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पांडुचेरी की कुल जनसंख्या निर्वाचन सीटों की कुल जनसंख्या के अनुपात से अधिक है। अतः कथन 4 क्या है, सत्य है। बाकी कथन कितने थे, जो भी थे वो क्या थे, असत्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2022 में ये राजस्थान पीसीएस का है। निर्वाचन में राज्यसभा
राजस्थान विधानसभा, ये आप लोगों के लिए नहीं है, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ये आप लोगों के लिए नहीं है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। किस स्थिति में नहीं होगा? किस स्थिति में नहीं होगा? तो जब, और सीधे आंसर पे चलिए, देख लीजिए आंसर क्या है। जब वह राज्य विधानसभा के उच्च सदन का सदस्य होगा। ठीक है, राज्य विधानसभा का उच्च सदन कौन होता है? विधान परिषद होता है। विधान परिषद का सदस्य होगा तो क्या करेगा? वोट नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य का विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों के वोट की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 गुणक के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति 1997 में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या से है? किस वर्ष हो जाएगा? पढ़ाए, पता चल जाएगा, अभी तुरंत पता चलेगा। 71 होगा। आंसर क्या होगा? 71 होगा। आंसर क्या होना चाहिए? 71 होना चाहिए आंसर। सो क्वेश्चन नंबर क्या है? 33। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 71 होना चाहिए। बिल्कुल सही है, 71। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया के संबंध में क्या सही नहीं है? राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया के संबंध में क्या सही नहीं है? तो राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के 55 में बिल्कुल नहीं है। कितना में किया गया है? राष्ट्रपति के चुनाव का कौन सा क्या पूछ रहा है जी? सही नहीं है। तो राष्ट्रपति के चुनाव का कितना में है? 55 में दिया गया है। सही है, 55 में दिया गया है। पकानी को का द्वियोदशम, ये एक ट्रिक है खान सर का। पकानी को का द्वियोदशम 61 तक का हो गया है, 52 से लेके सीधे 61 तक। दूसरा देखिए कथन, किसी उम्मीदवार को नामांकन दाखिल कराने 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक का जमा करना पड़ता है। ये भी सही है। ये भी क्या है? सही है। विधायक के वोटों का मूल्य अलग अलग राज्यों की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, जो कि 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है। बिल्कुल सही, ये भी कथन सही है। तो कोई भी कथन गलत है ही नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, सारा कथन क्या है? सही है। राष्ट्रपति की उम्मीदवार के लिए आवश्यक है कितना होना चाहिए? 35 वर्ष का आयु होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, संसद चुने जाने की योग्यता, देश का नागरिक। सबसे बड़का बात है क्या कि इसमें आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, संसद की योग्यता होनी चाहिए, देश का नागरिक होना, पढ़ा लिखा हो या अथवा उससे कोई मतलब ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कोई मतलब नहीं है, पढ़ा लिखा हो अथवा नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उसे भारत में जन्मा होना चाहिए, हाँ या ना? उसे भारत में जन्म लेना चाहिए राष्ट्रपति के लिए। और उसके बाद देखिए, उसे 35 पूरी कर लेनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु। उसे संसद में निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, उसमें पूछ रहा है कि कौन सा विचार कीजिए, इनमें से कितना सही है। अच्छा, ये बोल रहा है, तो इनमें से 2 गो सही है। ठीक है, इनमें से 2 गो सही है। जन्मा कहीं का भी हो, भारत में जन्मा जरूरी नहीं, भारत का नागरिक होना जरूरी है।
ठीक है, भारत का नागरिकता होना चाहिए, भारत में जन्म लिया है अथवा नहीं लिया है उससे मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद अथवा विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचित हो सकते हैं। कब कब निर्वाचित हो सकते हैं भाई, कब निर्वाचित हो सकते हैं ये लोग, जरा सा देखिए कब निर्वाचित हो सकते हैं। निर्वाचित हो सकते हैं एक ही शर्त पर कि निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत उनको अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, अगर विधानसभा या संसद का सदस्य है तो राष्ट्रपति चुनाव में अगर वो नामित हुआ है और चुनाव जीत गया है तो उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र है। इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना मन है उतना बार चुनाव के लिए पात्र हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर 57 डी, अनुच्छेद नंबर 57, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर भारत का राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसे कौन विवाद को कहाँ सौंपा जाएगा, तो सीधे सौंपा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ पहुँचा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। किसके आर्टिकल के तहत, 71(1) के अनुसार। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत, 71(1) के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए बड़ा है, तीन स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट आ जाना चाहिए स्क्रीन पे। थोड़ा सा और, हाँ ये लीजिए आ गया। तो यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाए तो उसे विनिश्चित तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के पद कर्तव्य के निष्पादन में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए कृत्यों आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में इसका अगला क्वेश्चन कर देंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। ठीक है, आज हम 50 क्वेश्चन कर दे रहे हैं, कल के पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट जो भी आएगा उस पार्ट में हम 50 और क्वेश्चन, जिसका जितना भी क्वेश्चन है उसको हम लोग पूरा कर देंगे। ठीक है, देखिए इसके आंसर पे डायरेक्ट चलते हैं। इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है, आप लोग कथन को पढ़िए, विचार कीजिए, इसका आंसर टिक कीजिए। ठीक है, कौन सा कथन सही है, इसका आप पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो इनमें से कोई भी कथन जो है वो सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, इसको भी देख लीजिएगा, वीडियो रोक के थोड़ा सा इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा जिससे कि आपकी भी जानकारी पूरी हो जाए। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। राष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष तक, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। ठीक है, अपने पद ग्रहण करने की तिथि से लेकर के, ठीक है, अपने पद ग्रहण की तिथि से लेकर के 5 वर्ष तक रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। आर्टिकल कितना है, महाभियोग आर्टिकल 61, आर्टिकल कितना हो जाएगा, 61 के तहत।
आर्टिकल 61 देखिए यहाँ पे आर्टिकल 61 के अनुसार ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 61 के तहत किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति की को कार्यवधि समाप्त होने से पूर्व पद से हटाया जाए महाभियोग के द्वारा। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उसे हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है? कोनो भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, किसी भी सदन में उसको लाया जा सकता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 के अनुसार? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61 के अनुसार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्र में महाभियोग जहाँ भी है वहाँ पे 61 लगाते जाइए। ठीक है, भारत महाभियोग यहाँ भी 61 लगाइए। कौन से सदन में जाएगा? तो दोनों में से किसी भी सदन में जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पे चल जाइए। यहाँ भी महाभियोग चलाया जा सकता है, यानी कि उल्लंघन के आधार पर, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है? भारतीय संसद के द्वारा यह महाभियोग चलाया जा सकता है। दोनों सदनों के द्वारा चलाया जा सकता है, ये भी ध्यान में रखिए। भारत के महाभियोग चलाने के कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी? तो कम से कम 14 दिन पूर्व उसको सूचना देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु महाभियोग के कारण महाभियोग का भाग नहीं है? ये कौन सा हो जाएगा? महाभियोग में भाग कौन नहीं लेता है? राज्य विधानसभा। ठीक है, राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, और एक आदमी भाग नहीं लेता है। कौन नहीं लेता है? और वैसा आदमी, क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, वैसा आदमी जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है परंतु महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेता है, कौन सा सदस्य होते हैं वो? कमेंट में आंसर इसका बताइए। भारत के निर्वाचन में महाभियोग की प्रक्रिया कैसा? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह के अंदर में। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितना माह के अंदर में? 6 माह के अंदर में। 61(2) में किया गया है। पीठासीन राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से विभिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में भरे जाने की स्थिति कितनी होनी चाहिए? 6 वर्ष के भीतर। रिक्ति 6 वर्ष के भीतर भरी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा हिम्मत रखिए, पूरा क्वेश्चन करते हैं। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने के पद हेतु रिक्त की भरने की समय सीमा क्या है? 6 महीना है। कितना है? 6 माह। ठीक है, 6 माह। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने दिन तक रह सकता है? तो 6 माह तक रह सकता है। उपराष्ट्रपति कितने दिन तक संभाल सकता है पद को? 6 माह तक, उससे ज़्यादा नहीं। यदि मृत्यु त्याग पत्र हो जाए तो उस स्थिति में क्या होगा? कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद संभालेगा? तो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन संभालेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के संसद के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए कहाँ कहाँ पूछा गया, देख रहे हैं। यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पद पर न हो तो राष्ट्रपति कौन संभालेगा? ये अभी पता चला है। ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे, सीधे जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर सी, बी,
भारत का मुख्य न्यायाधीश। यदि भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद न हो, खाली हो, तो राष्ट्रपति के पद अस्थायी रूप से भरे जाएंगे किसके द्वारा? तो वही सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा भरा जाएगा। कथन: अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, बिल्कुल नहीं चलाया जा सकता। राष्ट्रपति का पद संविधान से ऊपर होता है, नहीं, राष्ट्रपति का पद संविधान से ऊपर नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन देखिए इसका क्या कह रहा है, कौन सा हो जाएगा, पढ़िए, इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़िए। संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा तथा अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, परंतु संसद व्यवस्था होने के कारण भारतीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर यह कार्य करेगा। अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल उनके द्वारा किए गए शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही की उन्मुक्ति से प्राप्त होते हैं। उन्मुक्ति से प्राप्त अनुच्छेद 161(2) के अनुसार कहा गया है कि अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध कोई भी न्यायिक आपराधिक यानी दंडिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, परंतु 361(4) में प्रावधान किया गया है कि उनके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्य के संबंध में उनके विरुद्ध अनुतोष का दावा करने का वाला दीवानी सिविल मुकदमा तत्संगत विस्तृत लिखित सूचना उन्हें या उनके कार्यालय में देने के 2 माह पश्चात चलाया जा सकता है। अतः प्रश्नगत कथन एक सही नहीं है और साथ ही राष्ट्रपति का पद संविधान से ऊपर नहीं होता है। ठीक है, तो दोनों कथन क्या है, गलत है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। किसकी अनुशंसा पर? मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति डैश डैश की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकती है? मंत्रिपरिषद को मारिए टिक, जन्ने मनी मंत्रिपरिषद देखे वन्ने टिक मार दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन आहूत करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा भाई। क्या आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति बुला सकता है। ठीक है, निम्नलिखित कौन से व्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आहूत कर सकता है? तो राष्ट्रपति करेगा भाई। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ऑप्शन नंबर ए। संसद के दोनों सदनों को 108 के तहत कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति के कहा से भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? चलिए सीधे सही कथन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, यह दोनों सदनों में चर्चा में भाग ले सकता है। ठीक है, यह दोनों सदनों में चर्चा में क्या ले सकता है? भाग ले सकता है। राष्ट्रपति संसद का भाग है, बिल्कुल है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता है। दोनों क्या है? सही है, और दोनों व्याख्या भी सही कर रहा है। ठीक है, सही स्पष्टीकरण दे रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाए, किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद। राष्ट्रपति अगर सहमति दे दे तब। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति जिस एकमात्र मामले में वीटो का शक्ति का प्रयोग किया था वह कौन सा था? कोडविल या डाक संशोधन। जो जेल सिंह का नाम बताए थे वो यही राजीव गांधी की सरकार में थे, यानी जेल सिंह राष्ट्रपति थे, उन्होंने क्या किया था? डाक संशोधन अधिनियम को पॉकेट वीटो के रूप में रख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे किधर गया? राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह भारतीय डाक संशोधन अधिनियम पॉकेट वीटो के तहत द्वारा विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित करके प्रयोग किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया जिसके शब्दावली में जेबी निषेधाधिकारी ज्ञानी जेल सिंह, ऑप्शन नंबर बी सी ज्ञानी जेल सिंह 86 में आया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? किस अनुच्छेद के तहत? 111। किस अनुच्छेद के तहत? 111 के तहत अपनी संतुष्टि रोक सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 111। ठीक है, एक 111। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार है? राष्ट्रपति को है भाई, और कौन कर सकता है, किसको पावर है राष्ट्रपति के अलावा? ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वयं विवेक शक्तियाँ हैं? स्वयं विवेक शक्तियाँ, राष्ट्रपति की स्वयं विवेक शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? स्वयं विवेक शक्तियाँ कौन कौन सी है? 2, 3, 4। ठीक है, विधेयक पर आपत्ति सहमति वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना, क्षमा करना, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करना। स्वयं विवेक नहीं है, यह प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। और देखिए संसद को भेजना भी है ना, क्षमा प्रदान करना, इसमें भी वह सहमति लेगा। ठीक है, तो कौन कौन हो जाएगा? देखिए आपत्ति भेजना, ठीक है, आपत्ति भेज सकता है, विधेयक को रोक सकता है और संसद को संदेश भेज सकता है। ये 3 गो है। नेक्स्ट, अतः ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्री परिषद की सलाह लेना आवश्यक नहीं है? किस विषय पर? तो वह विषय है क्या? विधेयकों की स्वीकृति देने। ठीक है, विधेयकों की स्वीकृति देने के विषय में उससे सलाह लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग क्वेश्चन हो चुका है, धैर्य बनाए रखिए। कहता है कि छोड़िए बाद में कहेंगे। संविधान के अनुसार इसमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? विधायी शक्ति पूछ रहा है तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधायी शक्ति होती है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन सी शक्ति है? विधायी शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, पढ़िए क्या कह रहा है। बस यहाँ तक है, देखते चलिए कि निम्न में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वयं विवेक शक्तियाँ हैं। इट्स अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जो टिक कर रहे हैं उसको ध्यान में रखिएगा और कहीं पे हो सके तो लिख लीजिएगा। ठीक है, तो पहला नंबर देखिए, दोनों बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना स्वयं विवेक की शक्ति है? नहीं, मजबूरी है, उसका करना ही पड़ेगा। संसद का अधिवेशन बुलाना, ये भी उसकी मजबूरी, करना ही पड़ेगा। किसी विधेयक को आपत्ति सहित संसद के पास भेजना, ये उसके हाथ में है। तो पहला ऑप्शन 3, ठीक है, इसको लिखिए। दूसरा है मंत्रिपरिषद की सदस्यों की नियुक्ति। ठीक है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति यह करता है प्रधानमंत्री की सलाह पे। ठीक है, राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति देना, ये भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखिए,
विधेयक को रोक सकता है, इसके पास ये पावर है, अपने मन से ये क्या कर सकता है, विधेयक को रोक सकता है। बिल्कुल सही है, इसको भी रखिए। और किसी विषय के संबंध में, किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री को कह, इसका मन करेगा कि प्रधानमंत्री से हमको इसकी जानकारी चाहिए तो वो देगा। किसी परामर्श पर मंत्रिमंडल से पुनर्विचार, ये भी है। तो 2, 3, 6, 7, 8 ये सभी स्वयं विवेक शक्तियाँ हैं। ऑप्शन नंबर 3, 6, 7, 8 ठीक है। ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। केंद्रीय कैबिनेट में 2000 ये जो चुनाव, हाँ अच्छा ठीक है, अध्यादेश के बिना किसी बदलाव में उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा। बहुत गया। तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी थी? तो सहमति जो है वह 123 के तहत, 123, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यादेश जारी करना है ना। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? 123, अध्यादेश 123, अध्यादेश 123। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने माह तक रखा जा सकता है? 6 महीना तक रखा जा सकता है कि 6 सप्ताह तक रखा जाएगा? दोनों का कंडीशन है भाई। 6 सप्ताह तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, 6 सप्ताह तक। 23(2) में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? किसकी नियुक्ति की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग के अध्यक्ष की जा सकती है और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की जा सकती है। 3, 1, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। देखिए इसको क्या अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 39 क 5 में राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम 63 के अंतर्गत राज्य क्षेत्र क्रमशः दिल्ली पांडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ओके। निम्न में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? किसकी नियुक्ति करता है? महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की करता है, राज्य के राज्यपाल की करता है, भारत के न्यायाधीश का भी करता है। तो उपरोक्त में से सभी का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति को नियुक्त नहीं किया जाता। 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा किया जाता है। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों हेतु निर्वहन के लिए उपबंध करता है। 160 के तहत भारतीय संविधान के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है राज्य के मुख्यमंत्री, रक्षा बल सर्वोच्च कमांडर, देश के किसी भी पास ये नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी को नहीं कर सकता। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है?
143 143 ऑप्शन नंबर सी 143 हो गया। भारत के राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। शक्ति के बारे में सही नहीं है तो पहला ही आंसर गलत है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। यह उसके लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो स्वीकार करे अथवा नहीं करे, इसके उसके विवेक पर निर्भर करता है। संविधान के निम्नलिखित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति में नहीं है? भारत की राष्ट्रपति के शक्ति में शब्दशः नहीं है तो संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना, ठीक है, यह शक्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना 86(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 72 में क्षमतावान राष्ट्रपति की शक्ति और अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति और उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति के रूप में, यह क्या है? उसका राष्ट्रपति का अधिकार है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है। वह क्या कर सकता है? कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है राष्ट्रपति को? वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, यह अधिकार नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति कौन सी शक्ति है? न्यायिक शक्ति है। कौन सी शक्ति है? न्यायिक शक्ति है। भारत की राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है? क्षमा कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, विराम कर सकता है, ठीक है। देखिए, क्षमा कर सकता है, पर देखते जाइएगा, क्षमा कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, परिहार कर सकता है, विराम कर सकता है, और क्या कर सकता है? प्रतिलंबन, रोक नहीं सकता है और निरंतरता नहीं ला सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद कौन सा है राष्ट्रपति के क्षमादान का? ऑप्शन नंबर ए 72 सिंह। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? प्राधिकार किस प्रकार के भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? औपचारिक और विधिक, और क्या है? संवैधानिक और नाममात्र। औपचारिक हो जाएगा, औपचारिक और विधिक, संवैधानिक और नाममात्र। अतः 2 और 4 दोनों सही हैं। 2 और 4 दोनों क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि निम्नलिखित संसद के पटल पर रखवाए। क्या क्या रखवाता है राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति रखवाता है संघ वित्त आयोग की सिफारिश को रखवाएगा, ठीक है। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को नहीं रखता है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की और अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को वो रखवाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को नहीं है? तो राष्ट्रपति को नहीं है वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। वित्तीय बिल को कोई नहीं, इसको डायरेक्ट अनुमति देना है वित्तीय बिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र के अनुसूचित जाति को घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? तो ये राष्ट्रपति को है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है?
संसद के लिए राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल इसका क्या करेगा, अभिभाषण को तैयार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? बिहार राज्य से थे, हमारे प्यारे बिहार से थे। जीरादेई गांव था, सिवान जिले। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहाँ से थे? बिहार से थे भाई, हमारे बिहार को कम समझते हैं। 2 अवधि के लिए राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। भारत के चौथे राष्ट्रपति पीवी गिरी। बोले थे कि सब चीज़ को याद रखिएगा। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी। भारतीय राष्ट्रपति की सर्वसम्मति से चुनी हुई अभी तक की एकमात्र नीलम संजीवा रेड्डी हो जाएगी। चलिए मिलान कीजिए भाई, थोड़ा सा मिलान कीजिए कौन क्या है। तो फ़खरुद्दीन तैयब जी का 74 से 77 तक जाइए, 74 से 77 तक लेके जाइए इनको, 74 से 77 तक लेके गए इसको। नीलम संजीवा रेड्डी को लेके जाइए आप 77 से 82 तक, यहाँ तक लेके चलिए। जाकिर हुसैन को 67 से 69 तक लेके चलिए, और बीबी गिरी को 69 से 74 तक लेके चलिए। तो यानी कि बी का 2 नहीं सॉरी 1 का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1 करने हैं भाई, तो ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति हेतु राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर नीलम संजीवा रेड्डी कहाँ के थे? अच्छा हमको लगा प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पहले उपराष्ट्रपति का कार्य नहीं किया हो? ठीक है, तो ये थे नीलम संजीवा रेड्डी, अभी हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? लोकसभा अध्यक्ष कौन सा रहे हैं? नीलम संजीवा रेड्डी ही रही है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? राधा कृष्णन को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राष्ट्रपतियों में ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित था? ना, बीबी गिरी संबंधित थे। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के निम्न न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति का ये बताए थे? हिदायतुल्लाह। निम्न में से कौन असंगत है? राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, जवाहरलाल नेहरू। ये सभी प्रधानमंत्री थे, एक ही इसमें ये सभी राष्ट्रपति थे, ये इसमें प्रधानमंत्री थे, ये असंगत है। ये कौन सी है? प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र में राष्ट्रपति के रूप में 12वां था। क्रम कौन सा था? 12वां था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त गतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? 15वें वित्त आयोग के लिए पूछ रहा है, तो राष्ट्रपति के लिए पूछ रहा है, तो कौन हो जाएंगे? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि
क्योंकि कि प्रश्न काल में 15वें राष्ट्रपति का चुनाव पूछा गया है, जबकि जुलाई 2022 में संपन्न राष्ट्रपति का चुनाव वस्तुतः 16वें राष्ट्रपति के चुनाव थे। 15वें राष्ट्रपति का चुनाव संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के प्रत्याशी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मीरा कुमार तथा स्थिति थी। ऑप्शन ई होगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? बिहार का राज्यपाल कौन रह चुका है? तो जाकिर हुसैन साहब ही बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के चुनाव की विवाद के लिए? ये बहुत ही चर्चित आदमी बीबी गिरी थे। ये बहुत ही चर्चित आदमी कौन थे? बीबी गिरी थे। राष्ट्रपति भवन एडविन लुटियन कौन मॉडल दिया था, डिज़ाइन दिया था? एडविन लुटियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। यहाँ के साथ हम आपको, आप सभी मित्रों को एक ही बात बोलेंगे, थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक यू फॉर वाचिंग, ऑलवेज स्माइल। ओके, आप लोग पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, और जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए, जितना हो सके उतना, क्योंकि जितना रिवीजन करिएगा क्वेश्चंस बनाने का, क्वेश्चन को डील करने का, उतना ही सटीकता आप में आएगी। इसीलिए हर हमेशा क्वेश्चंस को बनाते रहिए। कहीं हैं, सुन रहे हैं, सुनने के लिए लगा दीजिए, सुनते रहिए, जिससे कि क्या होगा, कम से कम कोई बातें तो ध्यान में रहेगी। एक बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। तो इसी सब के साथ अब चलिए चलते हैं, और फिर नेक्स्ट कड़ी में हम लोग मिलते हैं। आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से हो, इसके लिए आपको पढ़ना है, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन बनेगा। थैंक यू।